हाँ तो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास के अंदर। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल तक हम पढ़ चुके हैं, एंजाइम के बारे में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। तो अगर आपको वहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो ज़रा आप डिस्कस कर सकते हैं। आयुष्मा, बलविंदर, कल तक जितना पढ़ाया था पूरा आ गया समझ में आपको? अच्छा, आपने पढ़ा है खुद? हाँ, वीडियो मैं इसीलिए डालता हूँ कि कोई बीच में अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस हो जाता है तो उसको तुम दोबारा रिकवर कर सको। एसपी का तुम्हें पूरा ढंग से आ रहा है समझ में? सर चलो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आपसे कल पूछा था ग्लैक्टोज को वो ब्रेन शुगर क्यों कहते हाँ बेटा, वो जवाब मैं दूंगा तुम्हें, वो जवाब मैं दूंगा, जरूर दूंगा। मैं क्या है, कल बिजी ज़्यादा था। और मुस्कान? आ गया सर समझ में सारा। अच्छा, साहिल तुम्हें कोई दिक्कत? नो सर। ज्योति? नो सर, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ तो समझ में आ जाता है, आप भी पढ़ाते हो तो समझ में आ जाता है, तो बाद में देखती हूँ सर तो ऐसे हो जाता है, ये क्या था, ये समझ में नहीं आया, ये क्या था, ये पता हाँ नहीं। ना, ये दिक्कतें थोड़ी बहुत एक बार रहती है। आप कंटिन्यूअस पढ़ाई को जारी रखिए बस, बाकी मैं आपको समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक बार आज रिवाइज करेंगे ना तो तुम्हें सारा ये क्लियर भी हो जाएगा। सेल वाले चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा सा ना, मतलब एक तरीके से बायोलॉजी के हिसाब से ना नई चीजें हैं, तो थोड़ा अलग सा लगता है इसमें। कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। जयवीर? जयवीर? कल बताऊंगा सर, अभी मैं गाड़ी। अच्छा, योगेश? कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ बेटा, पढ़ के देखा आपने खुद ने? यस सर। चलो ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम आगे का। हाँ तो मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। कल हम एंजाइम्स तक पढ़ चुके थे। हमें उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना है और थोड़ा सा उसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, जो कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, उसकी क्रिया को, वो सब हम देखने वाले हैं। वो टॉपिक छूटा हुआ है, इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम इसके बाद थोड़ा सा सारी चीज़ों को एक बार फिर से नटशेल में देख लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। देखिए, कल हम यहाँ पर थे कि एंजाइम्स कैसे एक्शन करते हैं। ये चीज़ मैंने लास्ट में आपको बताई थी कि ये जो है सबस्ट्रेट है, यहाँ बताया हुआ है ये सबस्ट्रेट है, और ये जो रिएक्शन कैटालाइज हो रही है, ये जो रेड वाला ग्राफ बनाया हुआ है ये वाला, ये तो है एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये एंजाइम की एब्सेंस के अंदर। हम ये मान के चलते हैं कि ये तो यहाँ पर जो लेवल है ये एक एनर्जी लेवल है सबस्ट्रेट का, यहाँ इसकी इतनी एनर्जी है, और जब ये रिएक्शन होती है तो उसे एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। ये जो एनर्जी की अमाउंट है ये उसे चाहिए जब रिएक्शन को होने के लिए। तो अगर जब कैटालाइज्ड होती है ये एंजाइम्स के थ्रू, तो इसको केवल इतनी ही एनर्जी चाहिए, और बिना एंजाइम के ये इतनी एनर्जी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है वो बिना एंजाइम वाला प्रोसेस है।
तो एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये थोड़ा सा एनर्जी लेवल इसको कम चाहिए, इसलिए ये रिएक्शंस जल्दी हो जाती है। तो ये इसका जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है एक तरीके से कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस जल्दी क्यों होती हैं और ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होती हैं, ठीक है। और एंजाइम्स को एक और बात आप ध्यान रखें, जब आप इसे डिफाइन करें तो आप ये ध्यान रखें कि एंजाइम ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और खुद चेंज नहीं होते हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रखें। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि एंजाइम को कौन-कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए ज़रा, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले तो आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजीली इसे समझ पाएंगे। कल हमने एंजाइम का एक डायग्राम बनाया था कि ये एंजाइम है और ये इस तरीके से ये, और ये यहाँ पर लगता है, इसके सबस्ट्रेट लगता है जो कि कैटेलाइज होता है। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि ये तो है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखें, जब भी रिएक्शन होती है उस टाइम जितनी मात्रा ES कॉम्प्लेक्स की होती है, यानी ES कॉम्प्लेक्स अगर ज्यादा बन रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा बन रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा होगी, ये बात बिल्कुल तय है। तो अगर कंसंट्रेशन की हम बात करें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, देखिए अगर एंजाइम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका, अगर हम यूं कहें कि एंजाइम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक, जब तक एंजाइम उसके लिए अवेलेबल है। अगर ऐसा करते करते मान लीजिए आपने सबस्ट्रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और ES कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा बन गए, लेकिन अब आप सबस्ट्रेट तो बढ़ाते जा रहे हो लेकिन एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो फिर लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें कि जितना ES कॉम्प्लेक्स बनेगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, अगर कोई फैक्टर लिमिटिंग ना हो। अगर आप कंटिन्यूअसली एंजाइम भी बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट भी बढ़ा रहे हैं, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। अब अगर हम बात करें, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ेगा तब जैसे जैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन कब तक, जब तक कि एंजाइम की कंसंट्रेशन लिमिटिंग ना हो। अब इसी तरीके से अगर हम ये बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम यही बात यहाँ पे लागू होगी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर सबस्ट्रेट उपलब्ध है और एंजाइम कम है, एंजाइम की कंसंट्रेशन को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, बिल्कुल सेम वही बात है। लेकिन कब तक, जब तक कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटिंग ना हो जाए। तो ये चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी बढ़ता है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी बढ़ता है। अब सेकंड फैक्टर देखते हैं, थर्ड फैक्टर सॉरी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गया, एंजाइम की कंसंट्रेशन हो गया। अब होता है पीएच। अब हम पीएच की बात करेंगे। पीएच आपको पता है कि 7 से जो कम है वो एसिडिक है और 7 से ज्यादा है वो एल्कालाइन है, ठीक है। हर एक एंजाइम की अपनी पीएच रेंज होती है। अगर हम बात करें, ये रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें, तो एंजाइम जो है उसकी पीएच एक रेंज होती है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन इधर बढ़ रही है, ठीक है, और ये होगी पीएच, यानी इस पीएच के अंदर एंजाइम सबसे बढ़िया काम कर रहा है। ये मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 7 पीएच आती है, तो ये 7 से नीचे नीचे बढ़िया काम कर रहा है, 7 के ऊपर भी ये गलत हो रहा है। तो तो इस तरीके से आप कह सकते हैं
कि जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही काम करता है। अब इसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ। हमने एंजाइम बनाया था, ये उसकी एक साइट थी जहां पर कौन जुड़ता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है। इस साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है। अब इससे पहले आपको याद होगा, आपने प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी देखी थी। अभी मैं आपको वो वाली स्लाइड दिखा देता हूँ। प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो देखी थी, ये देखिए यहाँ पर, जैसे ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर आपने देखी थी। तो जिस तरह से एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ जो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उस वजह से यहाँ पर उनके एक्टिव साइट्स बनती हैं। तो अगर पीएच कम ज्यादा होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब होने के कारण एक्टिव साइट की जो शेप है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जो है पीएच भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसकी एक्टिव साइट को बनाए रखने के लिए। अगर एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की रेंज होती है। और पीएच की रेंज, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अगर हम बात करें हमारे स्टमक में काम करने वाले एंजाइम्स के बारे में, तो वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। और अगर हम बात करें हमारी इंटेस्टाइन में काम करने वाले एंजाइम्स के बारे में, तो वो थोड़े एल्कालाइन पीएच पे काम करते हैं। तो हर एक एंजाइम की जो है पीएच रेंज है वो एक्टिविटी की अलग अलग होती है। इस तरीके से मतलब जो है पीएच एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। उस पीएच रेंज के अंदर ही सही ढंग से काम करेगा जिसके लिए वो निर्धारित है, और उसमें उसकी एक्टिव साइट डिस्टर्ब नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। आप एक सामान्य सी चीज है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं के अंदर कि जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्ट करते हैं, उनके बीच होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। तो इसीलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो है वो रेट बढ़ जाती है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। यूं कहते हैं कि यूं बढ़ जाता है। लेकिन एक टेम्परेचर रेंज के बाद, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके बाद जो प्रोटीन है डीनेचर हो जाता है। आपको पता है एंजाइम किसका बना है, प्रोटीन का बना है। अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने के बाद, तो फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डाउन हो जाएगी। तो आप टेम्परेचर के लिए इस तरीके से बना सकते हैं कि वही पीएच वाला हिसाब किताब है कि अगर थोड़ा टेम्परेचर उस लेवल तक बढ़ेगा जहाँ टक्करों की संख्या बढ़े, तब तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और जैसे ही आगे जाएगा तो एंजाइम की स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगी, यानी वो एंजाइम की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बढ़ाएगा। यही पीएच के साथ था और यही टेम्परेचर के साथ था। ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स इसको अफेक्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इन फैक्टर्स के अंदर। अगर आपको कोई समस्या हो तो जरा बताइए, किसी को कोई दिक्कत? कोई भी बता सकता है जिसको कोई समस्या हो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ टॉपिक को लेके। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं आपको एक बार वापस, ये चैप्टर आपका पूरा है, एक बार पूरे को मैं आपको बता देता हूँ शुरू से ही। हमने शुरू किया था चैप्टर को यहाँ से, जहाँ हम देख रहे थे सेल के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जो ये स्ट्रक्चर्स बनी हैं या फिर इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है, उनमें चार टाइप के मेजर मॉलिक्यूल्स हैं। पहला तो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोटीन। तीसरा हमने पढ़ा था लिपिड। और चौथा हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड। चार हमने बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, जिनसे ज़्यादातर जो सेल्स की स्ट्रक्चर बनी होती है या फिर उनके मेटाबॉलिज्म में वो काम आते हैं, या फिर रिएक्शंस वगैरह में काम आते हैं। तो ये सब हमने देखा था। कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर हमने ये जानी थी कि कार्बन के जो हाइड्रेट्स हैं, कार्बन के जो हाइड्रेट्स हैं, जैसे ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप
अगर आप देखें तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6 है, ठीक है। इसके अंदर H एंड O ठीक उसी अनुपात में है जिसमें H2O में होते हैं, ठीक है। H एंड O यानी अगर आप 12 और 6 को देखें तो H2O वाला ये अनुपात है। तो कार्बन के ये हाइड्रेट्स होते हैं, इसीलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो ये तो है मोनोमर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ इसके पॉलीमर्स बताए थे, जहाँ वो जो है, ये देखिए, ये मैंने स्टार्च का एग्जांपल दिया था, जहाँ दो तरीके के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होते हैं। ये देख रहे हैं आप एमाइलोज, जो कि अनब्रांच्ड होता है, और ये होता है एमाइलोपेक्टिन, जो कि ब्रांच्ड होता है। यहाँ देखिए, ये जो ग्लूकोज हैं, ये ग्लूकोज की सब यूनिट्स हैं, ये जुड़ करके एक पॉलीमर बना रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है, ये ब्रांचिंग होगी। देखिए, ये अगर ये ग्लूकोज की सब यूनिट हैं, इस तरीके से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ठीक है, और यहाँ से दूसरी ब्रांचिंग शुरू हो गई ग्लूकोज की, तो वो क्या है, ये अमाइलोपेक्टिन है। इसी तरीके से सेलुलोज भी होता है। सेलुलोज में थोड़ा ये इस बॉन्ड का जो नेचर है वो अलग टाइप का होता है, बाकी जिस तरह से अमाइलोज जुड़ा होता है वैसे ही जुड़ा होता है। यहाँ α1,4 लिंकेज है, तो वहां पर जो है वो β1,4 लिंकेज होगा। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम देखते हैं प्रोटीन। देखिए, अगर प्रोटीन की बात करें तो आप देख पाएंगे इसके अंदर कि ये एक अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन। एक ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मीथेन होती है और उसके चार जो हैं वो वैलेंसी होती है हाइड्रोजन के रूप में, ठीक है। तो इसी के ये एक तरीके से मान सकते हैं। ये देखिए, ये कार्बन है बीच में, इसके बाद इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, एक ये एसिड ग्रुप लग गया और एक ये अमीनो ग्रुप लग गया, इसीलिए इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्जेस हैं दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जो है ज्वेटर आयन भी कहते हैं, और इसकी नेचर एम्फोटेरिक नेचर होती है, ठीक है। तो और प्रोटीन को जो मैंने जुड़ने का आपको सिस्टम बताया था, इस तरह से प्रोटीन्स जुड़ते हैं। जो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं, अभी मैं आपको नई स्लाइड पे बता देता हूँ। आप ये याद रखिए, ये अमीनो ग्रुप है, इस तरीके से जुड़ते हैं। ये NH2, ये जो है COOH ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर H, ये R1, ये यहाँ पर ये H, ये R डैश मान लिया आपने, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से यहाँ ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, ऐसे ही आगे दूसरे जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना है, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। एक बार अगर आप इसको और ज्यादा स्पष्ट देखना चाहें तो मैं दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा आपको। अभी थोड़ा सा तो क्या है कि पता भी चल जाए किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ। ये हो गया NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप के बाद है ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ एक जो है सब्स्टिट्यूट है, आप इसको CH3 CH2 भी लिख सकते हैं, कोई जैसी मर्जी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ दूसरा है, जरा देखिए, NH2 की ये दूसरा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये फिर एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या निकलता है, H2O निकलता है,
ठीक है। ये निकलने के बाद यहाँ जो बॉन्ड बन जाता है, यहाँ कैसा बॉन्ड बनता है, आप इस H को नीचे लगा सकते हैं। तो ये जो नया बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अमीनो एसिड यहाँ आएगा, जुड़ता जाएगा, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती जाती है। तो एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। यहाँ मैंने जो बनाया हुआ था, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, ये देखिए ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरीके से ये कौन सा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गई। तो जैसे ये अमीनो एसिड ये जुड़ते जाएंगे तो एक तरफ एन एंड रहेगा, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एंड रहेगा, तो ये सी एंड और ये एन एंड आप इसको कह सकते हो। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जब ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब आते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद ये जो दिख रहा है आपको, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती है जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर और ज़्यादा लेवल इसका बढ़ जाएगा तो आप इसे जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में ले सकते हैं। और टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद जो है वो अगर बहुत सारी सब यूनिट्स, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ मिलके बनाती हैं कोई स्ट्रक्चर, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। तो देखिए, प्रोटीन बेसिकली तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एंजाइम बनाना है तो वो ऐसा हो सकता है, या फिर मेम्ब्रेन का कोई प्रोटीन बनाना है तो उसके हिसाब से उसकी शेप चेंज हो सकती है। वो टर्शरी, क्वाटरनरी या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के रूप में हो सकता है। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब हम चलते हैं लिपिड पे। लिपिड पे कल भी हमने देखा था थोड़ा सा, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टरबेंस आ गई थी। ज्योति का क्वेश्चन था कि ये याद नहीं रहता है, तो यहाँ देखिए जरा, वापस समझा देता हूँ वो चीज। लिपिड क्या होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कॉन्जुगेट्स होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के कॉन्जुगेट्स होते हैं, उनके जुड़ने से बनते हैं। तो अगर आप ग्लिसरॉल लो तो ग्लिसरॉल देखिए CH2OH, CHOH। चलिए इसको मैं अलग सेपरेट स्लाइड पे बनाता हूँ। इसमें जरा बना देते हैं। अच्छा, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आप ये मान के चलिए, फैटी एसिड अगर आप बनाओगे तो CH3, CH2, 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 एक लॉन्ग चेन होकर के, और COH, ये फैटी एसिड होता है। काफी लॉन्ग चेन होती है, इसीलिए हम CH2 को बीच में N लगाते हैं ताकि बड़ा दिखे ये। तो CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। यहाँ फैटी एसिड आया, वही देखिए, वही एसिड COH ग्रुप है। यहाँ CH2, ये N, दूसरा यहाँ पर आता है COH ग्रुप, ये CH2, और ये इसको ये N लिख सकते हैं। यहाँ दूसरा है CH2, N और CH3। यहाँ से क्या निकलता है, H2O निकल जाएगा तीनों में ही। H2O निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल ने मिलकर के क्या बना दिया, देखिए अब ये वही चीज आ गई। ये देखिए, ये H2O निकल रहा है। H2O निकलने के बाद ये ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बन गया है। ठीक है, ये क्या है, एक फैट लिपिड है। और ये लिपिड कहाँ कहाँ काम में आता है, सेल की मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है, बाकी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी काफी एनर्जी ये रिलीज करता है। तो ये लिपिड्स हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं,
डीएनए एंड आरएनए। और उसमें भी अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ये डीएनए का है। अगर यहाँ पर ओ और लगा होता है, देखिए ये जो शुगर है पेंटोज शुगर, ये है डीऑक्सी, क्योंकि एक इसका ऑक्सीजन निकल गया है, यहाँ OH होना था जो कि H है, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है ये, ठीक है। और अगर ये आरएनए का होता तो यहाँ पर OH होता ये, तो इसीलिए इसको राइबोज, ये डीऑक्सी राइबोज हो गई, और अगर ये है तो ये राइबोज शुगर हो गई। इतना समझिए आप इसे। अब दूसरा ये ध्यान रखें कि ये तो है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, और ये है फॉस्फेट। नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर ये दोनों मिलकर के आप क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये चीज आप ध्यान रखें, न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ ट्राइफॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पर जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ऐसा ही डीएनए में होता है, ऐसा ही आरएनए में होता है। अब ये जो बनता है डीएनए वो इस तरीके से है। इससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, ये कुछ जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर है। देखिए ये एडेनिन की है, ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है, ये गुआनिन की स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए आपको दो रिंग्स दिख रही हैं, तो ये जो नीचे जो हमने ये बनाई हुई है ये प्यूरिन्स है। प्यूरिन्स एक तरीके से बेसिक कार्बन रिंग का एक शेप है, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है प्यूरिन्स। तो ये प्यूरिन है, एडेनिन और गुआनिन। इसके अलावा पिरिमिडिन्स जो है वो इस तरह की शेप होती है, उनकी बेसिक शेप। तो उसमें साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ठीक है। आपको पता है आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरासिल होता है। और आपको ये हमेशा ही याद रखना है, ए डबल बॉन्ड टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी एडेनिन के साथ तो हमेशा ही थाइमिन जुड़ता है ये वाला, और गुआनिन के साथ हमेशा ही साइटोसिन जुड़ता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। तो ये देखिए ये डीएनए की स्ट्रक्चर बताई हुई है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए ये एक क्या है, यहाँ तक एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये जो बॉन्ड बनता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, इसको क्या कहते हैं, फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर क्या आता है, ट्राइफॉस्फेट आता है, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दो फॉस्फेट निकल जाते हैं और एक फॉस्फेट यहाँ पर बच जाता है, तो ये क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। अब ये एक बॉन्ड आप ये देख रहे हैं, जरा ये देखिए यहाँ, ये क्या है, ये अमीनो ये जो है नाइट्रोजनस बेस है और ये शुगर है। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ये भी आप देखें। और देखिए ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, जी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दूसरी जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये शुरू में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। और कल जो एटीपी की स्ट्रक्चर पूछ रहा था साहिल, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ओ होता है, जो जनरल एटीपी होती है उसकी, यहाँ पर ओ होता है, यहाँ पर 2 फॉस्फेट्स और भी होते हैं उसके अंदर, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में हमने तय किया था कि एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, और ये एक्टिव साइट है जहां पर कौन जुड़ता है, सबस्ट्रेट। और ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि एक जरूरी स्ट्रक्चर है। बाद में यहाँ से ये 2 प्रोडक्ट्स बन गए और ये एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम जो है मतलब अनचेंज्ड रहता है और प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पर एक ही एक जो एक्सेप्शन है वो है राइबोजाइम, जहाँ पर आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है कई जगह। तो जरा अब एंजाइम्स का जो क्लासिफिकेशन था वो देख लीजिए आप। मैंने इसको याद करने का जो तरीका बताया था वो यही बताया था कि आप याद रखें, OTHLIS, ओथलिस। ओ का मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी का मतलब ट्रांसफेरेजेज,
H का मतलब हाइड्रोलेजेज, ठीक है, L का मतलब लाइसेज, I का मतलब आइसोमेरेजेज और S का मतलब सिंथेटेजेज। ये 6 अलग अलग क्लासेस हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करना, ठीक है, और ट्रांसफेरेजेस का काम है ग्रुप को ट्रांसफर करना। मान लीजिए कोई जो कीटो एसिड है और उससे अमीनो एसिड बनाना है, तो वहां पर NH2 ग्रुप जो है वो ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? ट्रांसफेरेजेस करते हैं। हाइड्रोलेजेस का क्या काम है? वो किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं, लेकिन किसका उपयोग करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। यही दूसरा मैं बता देता हूँ, लाइसेजेस क्या करते हैं? ये भी तोड़ते हैं किसी सबस्ट्रेट को, लेकिन H2O का उपयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। आइसोमेरेजेस क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना, तो ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, या फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना, ये काम आइसोमेरेजेस करते हैं। फिर आता है सिंथेटेजेस, ये नए बॉन्ड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जहां भी एटीपी सिंथेटेज है तो नया बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से जो नए बॉन्ड का सिंथेसिस है ये करते हैं। अब मैकेनिज्म बताया कि भी एंजाइम के अंदर ऐसा, एंजाइम ऐसा करते क्या है जिस वजह से कोई रिएक्शन जो है बहुत तेजी से होती है। उसके अंदर आपको पता है यही चीज है जो एक्टिव एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उस टाइम एनर्जी बैरियर जो है वो कम होता है, इसीलिए इसको जो है कैटेलाइज्ड, जब एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होती है तो वो जल्दी हो जाती है। ये जो है, एक तो ऊर्जा का ये स्तर प्राप्त करना पड़े, एक ये स्तर प्राप्त करना पड़े, तो जो कम स्तर प्राप्त करने वाली बात है वो एंजाइम की प्रेजेंस में ही होती है। इसलिए इसको कहते हैं कि एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शंस काफी जल्दी हो जाती हैं। फिर एंजाइम्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कैसे प्रभावित करते हैं एंजाइम्स, और वो चीजें हमने देखी थी। वो कुछ 3-4 विशेष चीज हमने देखी थी। पहली चीज एंजाइम की कंसंट्रेशन, और दूसरी चीज जो देखी थी हमने वो देखी थी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तीसरी चीज टेम्परेचर, और चौथी चीज जो है वो पीएच। ये कुछ 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग थे, वो हमने देखे थे। आपको पता है ES कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा बनेगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन होगी तेज। तो जब एंजाइम को हम बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, जब सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। जब ES कॉम्प्लेक्स बनना बंद हो जाएगा, यानी या तो सबस्ट्रेट की लिमिट हो जाए या फिर एंजाइम की लिमिट हो जाए, वहां पर जाके रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स हो जाती है। तो उसके बाद हम देख रहे थे टेम्परेचर। टेम्परेचर एक रेंज के अंदर काम करता है जहाँ टक्करों की संख्या बढ़ती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एंजाइम जो कि प्रोटीन का बना होता है उसकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब हो जाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। और इसके बाद हमने देखा था पीएच। पीएच में भी वही चीजें हैं कि एक पीएच की रेंज में ही एंजाइम काम करता है। अगर पीएच को हमने बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसकी जो एक्टिव साइट है वो डिस्टर्ब हो जाती है एक तरीके से, वहां भी प्रोटीन डिस्टर्ब होता है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो ये सारा का सारा था इस चैप्टर के बारे में। मेरे ख्याल से हम इसको ढंग से कंप्लीट कर पाए हैं चैप्टर को। अब जरा आप बता सकते हैं किसी को कोई भी समस्या हो तो। हाँ जी, सबको स्पष्ट है? सर हाँ बोलो। सर वो आपने जो एटीपी की स्ट्रक्चर बताई थी वो तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। हाँ जब वो बिल्कुल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है तब वो फॉस्फेट हट जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो एटीपी है ना, एटीपी खुद न्यूक्लियोटाइड ही होता है बेटा। अच्छा। एटीपी जो हम जिसको एनर्जी की करेंसी मानते हैं ना कि यहाँ एटीपी यूज हो गया, यहाँ ये बन गया, ठीक है ना, वो एक हाँ न्यूक्लियोटाइड है। वो भी क्या है, वो आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये आप उसको कंफ्यूज ना हो। हाँ वो क्या है कि एक जब भी उसके जो दोनों बॉन्ड टूटते हैं फॉस्फेट वाले, तो वो टूटने हाँ से एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी को यूज करता है। तो एटीपी एक काम ये करता है, जो कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस है ना, हाँ। तो वहां पे वो एक तरीके से दोनों को लिए कनेक्टिंग लिंक होता है। हाँ जी। हाँ, और बोलिए बेटा, कोई दिक्कत? तो सर तब वो एनर्जी तभी यूज होगी जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। एटीपी क्या है, एटीपी की अगर तुम सिर्फ बात करो ना एटीपी की, तो हाँ एटीपी जो है जहां भी उसकी जरूरत होती है एनर्जी की तब यूज हो जाता है। एटीपी जो है भरपूर मात्रा में होते हैं,
सेल के अंदर। तो एटीपी बड़ा मतलब इजी टू यूज एक एनर्जी की करेंसी बनाया हुआ है। ठीक है जी। हाँ, और बोलिए, और किसी को कोई दिक्कत? जरा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं फिर इसके। सर क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर रहते हैं। एंजाइम के क्या? हाँ। तो क्लासिफिकेशन तो बेटा मैंने कराया ना अभी, ये बताया ना, जो ऑक्सीडोरिडक्टेज और ये सब है। हाँ ठीक है सर, समझ। हाँ यही है क्लासिफिकेशन। मतलब दूसरा मैं थोड़ा सा आगे का और बता देता हूँ कि अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो उसमें मतलब आप देखेंगे जिस तरह की वो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, जैसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनना है तो ग्लूको आइसोमरेज कह दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजों का उपयोग होता है उसको क्लासिफाई करने के लिए, यानी सबस्ट्रेट के नाम के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। बाकी बिल्कुल जो न्यू पैटर्न है उसमें एक एंजाइम कमीशन नंबर होता है। जैसे ये 6 क्लासेस मैंने बताई है ना, इनको 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिया, इस नंबर के हिसाब से फिर उसके आगे सब क्लासेस और है। ये थोड़ा सा रिसेंट है। जी सर। ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इनको आप को अपनी कॉपी में करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल आपके पास ढेर सारे हैं, 4 एग्जांपल आपके पास बिल्कुल अच्छी तरीके से हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको वही बताना है जहां आपको जो इसका जो मोलिकुलर वेट है उसके बेसिस के हिसाब से आपको बताना है, ये एक पैराग्राफ में दिया हुआ है। दूसरा है इलस्ट्रेट ए ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखिए मैंने आपको तीनों बॉन्ड बताए हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ है? जहाँ एमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोज है या सेलुलोज है, वहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जहाँ ग्लूकोज की सब यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ रही हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ है? जहाँ अमीनो एसिड्स जुड़ रहे हैं। ठीक है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड डीएनए के अंदर मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब तीसरा आता है व्हाट इज मीन्ड बाय टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये भी मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया। फाइंड एंड राइट डाउन स्ट्रक्चर्स ऑफ 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल्स। 10 जो बायोमोलिक्यूल्स है इनकी स्ट्रक्चर बतानी है। उसमें आप बता सकते हो ग्लूकोज बता सकते हो, फ्रक्टोज बता सकते हो, 3 4 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर आपकी बुक के अंदर दी हुई है वो भी बता सकते हो। तो आप बिल्कुल बना सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर 20 तो जो है वो अमीनो एसिड ही हैं, तो उसमें से आप जो सिंपल स्ट्रक्चर लगे वो बना सकते हो। ग्लूकोज फ्रक्टोज बना सकते हो, आप ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर को बना सकते हो, आप किसी फैटी एसिड की स्ट्रक्चर को भी बना सकते हो। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है। पांचवा है प्रोटीन हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर इफ यू हैव गिवन ए मेथड टू नो विच अमीनो एसिड is at either of the two terminal ends of protein. You can you connect this information to purity और homogeneity of protein। ठीक है, तो इसको आप नेट पे सर्च करना। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि अगर आपको दोनों तरफ की एंड्स की प्रोटीन बता दे तो क्या आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो कि प्रोटीन होमोजीनस है, यानी एक ही तरीके के अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। सामान्यतः प्रोटीन होमोजीनस नहीं होता है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। फाइंड आउट एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स यूज्ड एज थेरेप्यूटिक एजेंट्स। फाइंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन का जो चिकित्सकीय क्षेत्र है वहां पर क्या उपयोग है या कॉस्मेटिक्स में कहाँ उपयोग है वो देखना है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप लिस्ट बना सकते हो। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जो इंसुलिन है वो एक प्रोटीनस हार्मोन है, जहाँ वो मतलब काम में आता है। दूसरा कुछ प्रोटीन्स जो है जैसे प्रोटीन एक्स वगैरह जो ये आते हैं, बिवरेजेस आते हैं, यहाँ भी काम में ये आते हैं। ठीक है, सातवां है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का जो कंपोजिशन है वो बताना है, यानी एक लिपिड का स्ट्रक्चर बताना है। वही चीज है आपको जो है, एक मैंने बताया था ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़ते हैं, तो वो चीज आपको बतानी है। इसके बाद आता है
कैन यू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड और योगर्ट? ये क्या होता है, उस प्रोटीन की क्लम्पिंग हो जाती है, जब उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है तो प्रोटीन की क्लम्पिंग हो जाता है, तो ये बनता है वहां पे। ये आ गया, कैन यू अटेम्प्ट बिल्डिंग मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग कॉमर्शियली अवेलेबल एटॉमिक मॉडल्स? बिल्कुल आप बना सकते हैं, जो कॉमर्शियली अवेलेबल है बॉल एंड स्टिक मॉडल। जैसे आपको मीथेन का बनाना है या किसी अमीनो एसिड का बनाना है तो ये आप बना सकते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एलेनिन, आपकी बुक के अंदर एलेनिन की स्ट्रक्चर दी हुई है, वो आप बना सकते हैं। व्हाट आर गम्स मेड ऑफ? इज फेविकॉल डिफरेंट? बिल्कुल डिफरेंट है। जो गम्स हैं, गम यानी जो इनके अंदर पेड़ों की छाल पे आपको जो गोंद निकलता हुआ मिलता है वो है गम, तो वो बायोमोलिक्यूल का बना होता है। फेविकॉल एक जो है वो सिंथेटिक मटेरियल है। फाइंड आउट ए क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स फैट एंड ऑयल्स। प्रोटीन फैट और ऑयल के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं? अगर आप बायोलॉजी की प्रैक्टिकल बुक को देखोगे या जो प्रैक्टिकल की कॉपी आती है उसको देखोगे तो उसमें दिया हुआ है। जैसे प्रोटीन के लिए बाईयूरेट टेस्ट होता है या नीन हाइड्रेन टेस्ट होता है, फैट के लिए सूडान टेस्ट होता है, तो ये सब टेस्ट आप देख सकते हो। फाइंड आउट how much cellulose is made by all the plants in biosphere and compare it with the how much paper is manufactured by man and hence is the consumption of plant material by man annually, what a loss of vegetation। ये थोड़ा सा एक एस्थेटिक वैल्यू वाला क्वेश्चन है, जहाँ ये हमें ये बताता है कि जो सेलुलोज है प्लांट्स के अंदर कितना सेलुलोज बनता है और हम पेपर वगैरह बनाने के अंदर कितने सेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं और उसके चक्कर में हम कितने पेड़ों की कटाई करते हैं। तो ये एक तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को एनहेंस करने वाला है कि हम हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि हम कितना वेस्टेज करते हैं पेपर, और इसमें सेलुलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। सेलुलोज हमें पेड़ों से ही मिलता है, उनकी कटाई होती है पेपर बनाने के लिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ये जरा इम्पोर्टेंट है, एंजाइम की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनिए। अगर आप एंजाइम की बात कर रहे हैं और पहले तो आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में आपको पता है कि ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, इनके ऊपर एक एक्टिव साइट होती है जिनकी शेप जो है वो स्पेसिफिक होती है, वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होती है, तो जैसा सबस्ट्रेट होगा उसके हिसाब से ही उसकी जो है वो एक्टिव साइट होती है। तीसरी चीज, ये स्पेसिफिक पीएच रेंज पे काम करते हैं, और चौथी चीज ये स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज पे काम करते हैं। एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी बढ़ जाती है और एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक चीज बताना जरूर याद रखिएगा कि राइबोजाइम जो है वो एक एक्सेप्शन है, जहां पर आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है, बाकी एंजाइम सारे के सारे प्रोटीनस होते हैं। एक और चीज जो हम स्किप कर गए अभी मैं बता देता हूँ इसमें। देखिए एंजाइम्स के अंदर आपकी किताब के अंदर कुछ दिया हुआ है, कोफैक्टर्स वगैरह दिए हुए, वो थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो हम देख लेते हैं अभी। देखिए ये एंजाइम है और कई बार क्या होता है उसके अंदर कोई एक दूसरा सब्सटेंस जुड़ता है आके, तब उसकी एक्चुअल में जो एक्टिव साइट है वो बनती है। तो ये तो प्रोटीनस पार्ट हो गया और ये नॉन प्रोटीनस पार्ट हो गया, इसको होलो एंजाइम बोलते हैं। अब ये हो सकता है कोई जो ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड हो सकता है या फिर कोई मेटल आयन हो सकता है, तो इनको मेटल आयन्स हैं उनको कोफैक्टर बोलते हैं। जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, जहां भी आप हायर क्लासेस के अंदर देखेंगे जिंक मैग्नीशियम जैसे ये सब जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, तो वो वहां पर कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। तो ये जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है इसमें भी आप ये चीजें पढ़ सकते हो हायर क्लासेस के अंदर, जहां पर जिंक है, मैग्नीशियम है या निकिल है, एफई है, ये सब एंजाइम्स के कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। तो
आज का जो चैप्टर है वो मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट है और काफ़ी ढंग से ये चैप्टर आपका हो चुका है, आपको ढंग से समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। एपो एंजाइम्स कौन से होते हैं? एप्पो एंजाइम क्या? एप्पो एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म है बेटा, इनएक्टिव फॉर्म है। तो एप्पो एंजाइम प्रोटीनस पार्ट को बोलते हैं, उसके साथ जब उसका कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप बन जाता है फिर उसको होलो एंजाइम या एक्टिव एंजाइम। जो एंजाइम का प्रोटीनस पार्ट है जो भी एक्टिव नहीं है उसको एप्पो एंजाइम कहते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आप एक एक करके क्लास को लीव कर दीजिए। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स जरूर कर लें कॉपी के अंदर। लीव कर दीजिए आप क्लासेस।